मां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब बोगेरी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जंहिंजो तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। ऐं यकीननी अॼु जेके फ़ैसिला थियनि पिया, ईंदड़ तारीख़ में इहे ईंदड़ नसल इन फ़ैसिलनि खे पढ़ी करे सम्झी करे सोचींदो त अहिड़ा फ़ैसिला छो कया विया। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त 77 साल जो अॼु दावा कयो आहे त पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म त IMF खां जान ही आख़िरी कर्ज़ु हूंदो जेको IMF खां कर्ज़ मां सॼी हिन क़ौम जी जान छॾाईंदासीं ऐं हिन IMF जे मुज़ी मर्ज़ खां पाकिस्तान खे निजात ॾियाराईंदासीं। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॻवानी शहरियुनि जे लाइ जेको आहे सो आख़िरी जेका डेडलाइन आहे उहा 31 मार्च ॾिनी वई आहे। 31 मार्च खां पोइ फ़ैसिले जी घड़ी में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त तमामु अॻवानी जेके बि पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि उहे पंहिंजे मुल्क वापसि वञनि। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कई वञे त IMF हुकूमत में बिजलीअ जे बिलनि में जेको आहे सो कमी यानी कि ₹1 जी घटिताई वारी जेको आहे सो जेका हुकूमत चयो हुयो त घटि में घटि रिलीफ ॾिनो वञे आम माण्हुनि खे, उन में IMF मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे त तव्हां बेशक ॾेई सघो था। इन सां मुल्क जे मुख़्तलिफ़ जेके बिजली सार्फ़ीन आहिनि जेके इस्तेमालु कनि था उनखे वॾो रिलीफ मिली सघे थो। यानी कि हिकिड़ो यूनिट ते ₹1 त इहे 500 यूनिट वारनि खे ₹500 बची सघनि था। इन सां गॾोगॾु मुल्क जे तमामु उन्हनि माण्हुनि खे वॾो फ़ाइदो रसी सघे थो। मुल्क खे कर्ज़ मां जल्दी निजात ॾियण जी जेका जिदोजहद आहे उन में मिली करे तमामु सियासी धुरियूं साथ ॾियनि त इन्हनि खां जेको आहे सो पाकिस्तान खां निजात वठी सघिजे थी। क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास में ॿीहर जेको आहे सो सड़ाइण वारे मामले ते बिलावल भुट्टो जी तजवीज़ हुकूमत खे जेको आहे सो ॾिनी आहे त इन ते तय आहे त घटि में घटि तमामु सियासी धुरियूं जेको आहे सो गॾिजी वेहनि ऐं मुल्क जी सलामती वारे मामले ते जेको आहे सो ओरो वीचार कनि, जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाइ बिलावल भुट्टो यकीनी तौर ते चयो त उनखे बि जेको आहे सो राज़ी करण जे लाइ ॻाल्हाइण लाइ कोशिशूं कयूं वञनि ऐं असां बि उन में कोशिशि कंदासीं। जंहिं ते वज़ीर आज़म जो जेको आहे सो सलाहकार चइजे त राणा सनाउल्ला साहिबु चयो त जे बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिशि करे थी ऐं PTI अचे थी इन क़ौमी सलामती कमेटी वारे इजलास में त असांखे बिल्कुलु हर्ज नाहे। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त बानी PTI जी मुलाक़ात जो जेको कोर्ट ऑर्डर ॾिनो हुयो उन जे बावजूदि जेको आहे सो अॼु अपोज़िशन लीडर ऐं ॿिया केतिरा ई अॻवान जेको आहे सो मुलाक़ात जे लाइ विया जंहिंजी मुलाक़ात न थी सघी। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त मुल्क में हिन वक़्तु जेको आहे सो हर तरफ़ इहा ई सूरत हाल आहे। अॼु जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अहम रहनुमा ऐं सेनेटर शीरी रहमान चयो आहे त पाकिस्तान ॾुकार जे तरफ़ वञे पियो। जहिड़ी रीति जेको आहे सो किनालनि जे हवाले सां सिंध सरापा एहतिजाज आहे। सिंध में हिन वक़्तु सूरत हाल ॾींहों पे ॾींहों ख़राबु थींदे नज़र अचे पई त किनालनि वारे मामले ते बि जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत खे सोचणो पवंदो। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान शाहिदा रहमानी साहिबा आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। सरदार यासीन आज़ाद साहिबु आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा, सीनियर कानूनदान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि, सीनियर अगवान आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक है। टिनी मेहमान जी बड़ी मेहरबानी। शाहिदा रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। एक तो तय है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है दूसरी दफ़ा बुलवाने की जो तजवीज़ बिलावल भुट्टो ने दी थी और उसमें ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं तो उनको भी दोबारा बुलाने की कोशिश की जाए, उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। तो राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए, तो इसमें हर्जी क्या है? जी जी मैडम। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब गोविंद साहब। बिल्कुल, देखिए सियासत के अंदर मुज़ाकरात के रास्ते ना तो बंद होने चाहिए, और इस वक्त जबकि मुल्क एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की लहर के अंदर है, बलूचिस्तान के पीछे के जो हालात हैं हम सब के सामने हैं, रोज़ाना दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, और दहशतगर्द जो है आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच की तो जब भी ये बात की थी कि दहशतगर्दों का कोई रंग नहीं, मजहब नहीं है। इस वक्त हमें सियासत को बालाताक रखकर, इक़्तिदार की सियासत को एक तरफ रखकर हमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। और यही वजह है कि उन्होंने जब देखा कि इस वक्त जो कौमी सलामती काउंसिल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें PTI ने जो अपने नाम दिए और फिर तहफ़्फ़ुज़ात का लास्ट में इज़हार करते हुए नहीं आए, उन्होंने कहा एक मुज़ाकरात करना चाहिए ताकि तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर कोई लाहे अमल बना सकें।
और हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मजबूत रोल प्ले किया। 26 अमेंडमेंट जो कि नामुमकिन नजर आ रही थी, और उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आखिरी दम तक, आपने देखा कि लगे रहे और तमाम पॉलिटिकल जमातों को आमादा कर लिया। उस वक्त जो कमेटी बनी थी पीटीआई की, वो तकरीबन आमादा होकर गई थी, लेकिन बाद में उनकी जो भी लीडरशिप का फैसला था वो अलग बात है, लेकिन कमेटी को भी राजी किया, उनकी तमाम सजेशन को शामिल किया, जेयूआई को राजी किया, जेयूआई की जो सजेशंस थी उनको गिव एंड टेक करके उसमें कुछ उनकी शामिल की, कुछ अपनी की, और 26 अमेंडमेंट जो कि नामुमकिन नजर आ रही थी उसको मुमकिन कर दिखाया। तो अब भी मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने फैसला किया इंतहाई दानिशमंदाना है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जो लाहेअमल बने उसमें सबकी जो है राय शामिल होनी चाहिए, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम दोबारा भी कमेटी का इजलास बुला सकते हैं और पीटीआई के रिजर्वेशंस को दूर करते हुए उसमें उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई इसको। बिल्कुल। बड़ी आपने अहम बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है। अशरफ कुरैशी साहब, फरमाइएगा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि दूसरी दफ़ा बुलाया जाए और तजवीज़ दी है उन्होंने हुकूमत को कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए, और हम भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें आना इंतहाई ज़रूरी है। और शाहिद रहमानी साहब भी करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही चाहती है कि कहीं ना कहीं मुफाहमत के साथ और इत्तेफाक के साथ कौमी इश्यूज़ को जो है साथ लेके चलना चाहिए। तो तय है कि राना सनाउल्लाह साहब भी करें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं कौमी सलामती और कौमी इश्यूज़ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एग्री करते हैं, तो हमें कोई हर्ज नहीं, दोबारा भी हम बैठ सकते हैं। कुरैशी साहब। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा जनाब, ये बिल्कुल एक कौमी सलामती का इजलास होना चाहिए और उसमें तहरीक इंसाफ भी शरीक होगी इंशाल्लाह, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ अलामिया के लिए और हाजिरी के लिए वो नहीं होना चाहिए कि उनको आप बुला लिया और वहां पे जो है अलामिया बना लिया और हाजिरी करवा के और उसको जो है उसको पब्लिश कर दिया, उसको जो है बता दिया कि ये फैसले हुए। उसमें जो डिस्कशन हो उसके बाकायदा मंजूरी ली जाए उस इजलास के अंदर, तो ये बात कुछ समझ में आती है। अदरवाइज जो है ये तो इस तरह के इजलास बुलाकर और फिर इस तरह का कोई मामला करना, ये मेरे ख्याल में बेहतर है, रिवायत नहीं रहेगी और ना रिवायत है या होनी चाहिए ये वाली। जब अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें आपको एक दूसरे के साथ यकजहती चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है मशावरत कर रहे हैं, तो उसके फैसले भी जो है मशावरत के साथ ही पब्लिश होने चाहिए। सिर्फ उसको इस्तेमाल करके हाजिरी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ हर उस कदम में आपके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, फौज के साथ है, जो पाकिस्तान की सलामती के हैं, पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए हम हर तरह से खड़े हुए हैं। और अगर कोई हमारे साथ हुकूमत हमारे साथ कोई सियासत करना चाहती है तो हम उसके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे इस मामले सियासत करने के लिए। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हम बोलो, दहशतगर्दी का खात्मा हो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको सख्त वाक़ई सजा मिले। और जिन लोगों को, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, हमारे अवाम सिविलियन शहीद हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, तो उन सब के लिए भी जो है उन सब के लिए भी कोई ना कोई इस मामले में कदम उठना चाहिए। उनकी माली मदद के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से कोई ना कोई बात जो है इस सेशन में जो इजलास उस पर रखना चाहिए, उसके एजेंडे पर रखना चाहिए। बिल्कुल। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हर मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो किरदार है, जो इस वक्त आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, वो बारहा कहते रहें कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। पहले भी आपको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कई मौके पे जो है, चाहे वो सालिसी का किरदार अदा करें, ब्रिज बने कि बानी पीटीआई से मुलाकातों का मामला हो, दीगर मामलात हों, तो समझें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक पे और अपोजिशन और जमहूरियत पे कहीं ना कहीं यकीन रखते हुए सालिसी का किरदार अदा कर रही है कि ये सिस्टम चलना चाहिए। देखिए, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, इमरान खान साहब ने भी हमेशा उनको अप्रिसिएशन दी है, और उनको हमने नई क़यादत है, नए लोग हैं, तो उनको भी अपने फैसलों में जो हुकूमती इक़दाम जहाँ पे उनकी हुकूमत है उसके अंदर उनके फैसलों की झलक नजर आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो हमारे साथ अगर वो मसालत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमेशा अच्छा रोल अदा किया है, उन्होंने जो है और वो आगे बढ़ते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे अभी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात को। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात भी चाहिए कि जहां उनकी हुकूमत है उस शहर के अंदर भी और उस सूबे के अंदर भी जो है आवाम का, और यहाँ पे जिस तरह दहशतगर्दी के अलावा लोगों को मारा जा रहा है गाड़ियों के जरिए और डकैतियों के जरिए,
उसकी तरफ भी तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिलावल भुट्टो जरदारी को। और उनको नजर आना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंटों में जब वो नहीं थे और उसको अब जब से ये नौजवान क़यादत आई है तो कोई फर्क तो नजर आना चाहिए। यहाँ का सिस्टम जो है उस सिस्टम को देखना चाहिए, जो सिस्टम आज भी सिर्फ रिश्वत के लिए, रिश्वत के बलबूते पे चल रहा है और लोगों को जो है पूरे रोडों पे जो सिस्टम के मातहत पुलिस है वो जो है पूरी तरीके से इसको मामले को हल नहीं कर पा रही। ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार है, जो बाकी लोगों का किरदार है, वो यहाँ पे अदा नहीं हो रहा, जिसके नतीजे में यहाँ तबाही फैली हुई है, शहर के अंदर रोज लोग मर रहे हैं और इसके लिए पब्लिक तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि नई क़यादत है, मैंने हमेशा और हमने भी अप्रिशिएट किया, इमरान खान साहब ने भी किया उनको अप्रिशिएट, बिल्कुल। लेकिन जब वो काम करने की तरफ आएंगे तो हम उनको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और उनकी जो है उनके जो उनका विजन है वो अच्छा अगर विजन होगा तो उसके लिए हम तायद भी करेंगे, उनकी हिमायत भी करेंगे। लेकिन ये वाला तरीकाकार जो है वो अजाब करना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग किसी तरह भी नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा काम होने दे जिसके नतीजे में कोई भी सियासी कुव्वतें एक दूसरे से मिलकर कोई काम कर सके। जी, साथ ही रहेगा हमेशा जो है कुरैशी साहब, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर, एक तरफ तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है दोबारा बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि बुलाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए और मिलकर जो है कौमी सलामती के जो इश्यूज़ हैं उस पर यकजा होके जो है बात की जाए। उन्होंने एक जुमला भी कहा था बड़ा ज़बरदस्त कि दहशतगर्द जो है अपने अज़ाइम के लिए मुत्तहद हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा हम जमहूरी फोर्सेस जो हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है मुत्तहद होने में नाकाम हुए हैं या कोई और वजह है जो हम मुत्तहद नहीं हो सकते। तो कहें कि PMLN की तरफ से भी अब ये बात आ गई कि कोई बात नहीं जी, तहरीक इंसाफ आती है तो हम दोबारा बैठ सकते हैं। देखें, इससे पहले जो सलामती का कमेटी का हमारा इजलास हुआ था जी, उसमें PTI के दोस्तों ने कौमी असम्बली के 10 या 12 आदमियों को नामजद किया था कि वो जाके इजलास अटेंड करेंगे और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि PTI कम अज़ कम मुल्की मामला में एक जाके मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ख़दशा ये था कि जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया, जब तक उनकी फ़ाइनल अप्रूवल PTI के बानी उनको इजाज़त नहीं देंगे वो इजलास में आने की पोजीशन में नहीं है। आखिरकार यही हुआ कि उनकी नामजदगी के बावजूद बानी PTI ने उनको सलामती का जो इजलास था उसको अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि मुल्की मामलात बड़े अहम थे और जिन मामलात पे वो इजलास बुलाया गया था वो मेरे नज़दीक इंतहाई इम्पॉर्टेंट था और इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए और बाकी जो पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो इजलास बुलाया गया था। लेकिन PTI ने के बानी PTI ने अपनी अना के खातर जो कमेटी उनकी बनाई गई उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसका मुझे अफसोस है। जहाँ तल्लुक़ है बिलावल भुट्टो साहब का, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने ये ऑफ़र की और बहुत अच्छी तजवीज़ है उनकी। और अगर PTI इस बात के लिए तैयार होती है कि वो इजलास अटेंड करने के लिए तैयार है और जो बर्निंग इशूज़ हैं उन पर बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है और बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ को लब्बैक कहने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर मुझे ये नज़र आता है कि इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं मुझे, चूँकि बात अगर कोई बात आगे बढ़ती भी है तो फाइनल स्टेज पे बानी PTI कोई ऐसा मामला कर जाते हैं कि वो मामला ख़त्म हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो दो इश्यूज़ हैं जिसमें दहशत गर्दी का इशू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है, आज भी आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले जो मैंने खबरें देखी उसमें ये था कि 6 के करीब लोगों को बस से निकाल के मार डाला गया, एक और धमाका हुआ और उनकी डेड बॉडीज़ जो है ना पंजाब में भेजी जा रही हैं और वहाँ एक मूवमेंट चल रही है, खातून चला रही है बलूचिस्तान के हवाले से। तो PTI ने आज ऐलान कर दिया कि हम उसका भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। हर वो काम जो तकरीबकारी की तरफ जा रहा है, बानी PTI उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। जो मुल्की मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। सही। मैं हकीकत है, मैं इमरान खान साहब का एहतराम करता हूँ बैसियत पॉलिटिशियन, लेकिन उनसे ये दरख्वास्त ज़रूर करता हूँ कि आपकी जमात में अच्छे लोग मौजूद हैं, उन पे करें, उनकी कमेटी बनाएं। लेकिन अफसोस मुझे यह है
कि मुझे उनसे पॉजिटिव रिजल्ट की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात की थी कि जिस दिन से मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बना हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, जी तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल अपना प्लेटफॉर्म, और ईद के बाद मैं इसके लिए भागदौड़ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि बाहर का प्लेटफॉर्म एक गैर जानबदार अपना प्लेटफॉर्म है, तो मुमकिन है सारी सियासी जमातें जिस तरह 2012 में आके बैठी थी बैठ जाए। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान है तो हम हैं, यकीनन नहीं, पाकिस्तान है तो हमें हमारी सियासत भी होगी और सब चीज़ें होंगी, और पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। और जहाँ माशी सूरत हाल है वो भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत मौजूदा हुकूमत भाग दौड़ कर रही है, अगर वो इस पोजीशन में कामयाब हो जाते हैं कि आइंदा IMF से कर्जा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की हुकूमत की बिल्कुल। सदा साहब आप की तरफ आ रहा हूँ मैं, शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहें कि एक बड़ी अहम बात की है जो कि मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी अल्लाह करे कि ऐसा हो, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दुआ करें कि IMF से चलते हुए प्रोग्राम में ये चल रहा है ये आखिरी प्रोग्राम होगा और IMF से हम निजात हासिल करेंगे। मैडम समझती हैं कि वाकई ये कर्ज से और IMF से निजात मिल सकती है पाकिस्तानी कौम को? देखिए, आप बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकती है। जब आप देखें पाकिस्तान को इस वक्त जब 2024 में हमें हुकूमत मिली और फिर PDM के बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मिली, उस वक्त पाकिस्तानी मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी थी। कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार नहीं था। IMF ने भी अपने हाथ बिल्कुल झाड़ दिए थे और वो किसी सूरत में, क्योंकि उनके जो कमेंट्स हुए थे लास्ट गवर्नमेंट से, वो उसको उन्होंने ना सिर्फ ब्रोकन किया था उस वादे को, बल्कि आपने देखा कि IMF से जो शराइत होती हैं बड़ी सख्त होती हैं और जो वो कर्ज देते हैं तो सख्त शराइत पे देते हैं। और उस वक्त हुकूमत ने अपनी जाती हुकूमत को बचाने के लिए जो आप उनसे वादे किए थे, बिजली पे फौरी तौर पे रिलीफ, पेट्रोल की कीमतें कम, उससे IMF सख्त नाराज हो गया था और उसने कर्ज देने से भी इनकार कर दिया था। तमाम कंट्रीज से हमारे जो रिलेशनशिप थे वो भी खराब हो चुके थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातों ने, पीपल्स पार्टी, PMLN एंड अदर जो जमातें शामिल हैं, उन्होंने पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए एक नामसाइद हालात के अंदर हुकूमत को लेके चले। और पीपल्स पार्टी ने जो उस वक्त PMLN का साथ दिया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुल्क को माशी मुश्किलात थे, चैलेंजेस दरपेश थे, उसमें हम सबका साथ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बहुत बड़ा बहरान था। पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्टर होने को के करीब था। तो जिस तरह हम उस बहरान से निकले हैं और आज पाकिस्तान की मईशत जो है तरक्की की जानिब गामसन है, तो आज का ये मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ये ऐलान अगर ये सच साबित हो जाता है तो पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी, क्योंकि पूरी कौम ये चाहती है कि हम IMF के शिकंजे से निकलें। जो उनकी सख्त शराइत होती हैं, महंगी बिजली, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ में महंगाई, वो सिर्फ IMF की शराइत की वजह से हो रही। अगर हम उससे निकल जाते हैं IMF के शिकंजे से, तो हम इन तमाम परेशानियों से बआसानी निकल जाएंगे। क्योंकि किसी से भी पैसा लेना, आप सोचें ना कि अगर एक घर में भी हम कर्ज किसी से लेते हैं तो उसको वापस करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें हमें अब बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। इसी तरह मुल्क के लिए भी हमें मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही खुश आइन खबर है। अल्लाह करे कि ये रमज़ान का महीना है, हम सब की ये दुआ है और ये दुआओं का कबूल होने का वक्त है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कर्ज से निजात दिलाए, IMF से आज निजात का दिलाए। दिन भी अहमियत का हामिल इसीलिए आज की रात के अल्लाह करे कि आज की रात बड़ी हमें मुबारक यकीनन रात नहीं है। कि हमें जो है IMF से भी निजात मिले पाकिस्तान और के लिए दुआ करनी चाहिए। जी, जी। पाकिस्तान है तो हमें बिल्कुल बेशक। और आज ये अच्छी खबर ये भी आई कि IMF की तरफ से हुकूमत को बिजली की निफ्ट में यानी कि कमी यूनिट में कमी की इजाज़त दी गई कि आप कर सकते हैं। और ₹1 फ़ी यूनिट पे अगर कमी हुकूमत ने जो बज़ाहिर जो अब तक ऐलानात हैं हुए हैं, तो उससे कम से कम आम बंदे को ₹1 भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर ₹500 या ₹600 किसी भी गरीब आदमी को रिलीफ मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। कुरैशी साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, समझते हैं कि IMF से जो आज वज़ीर आज़म ने कहा है कौम के सामने कि अल्लाह करे कि ये आखिरी
हमारा जो है प्रोग्राम वो IMF के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि IMF से हम इस मुल्क को निजात दिलवाएं। समझते हैं कि वाकई PMLN और प्राइम मिनिस्टर या जो है मौजूदा जो हुकूमत है जान छुड़ा सकेगी IMF से? मुगैरी साहब, आपको हंसी नहीं आती है कभी यार? माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं बहुत, और क्या ये जो IMF का नहीं, मैं इसीलिए हंसी नहीं आती। मैं कहता हूं कि हर दुआ कबूल हो, और मेरी जो आने वाली नस्लें भी हैं वो भी ये अल्लाह करे कि इससे जान छूट सके। मैं दुआ की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ दुआ जो है ना, दुआ जो है ना, कमजोर, मुझ जैसे कमजोर लोग दुआ हाथ उठा के दुआ करें तो अच्छे लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है अगर दुआ करें और दुआ के दुआओं पे चले तो वो तो मुमकिन नहीं होता। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि वो IMF के पास आइंदा नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी अब कोई नहीं है ऐसी जिसके नतीजे में आप ये समझे या मैं समझूं कि 1.5 साल 2.5 साल से ज्यादा हुकूमत में हो गए हैं और वो IMF से हम निजात ले लेंगे। 1 रुपये का जो है अगर रिलीफ दे देंगे तो 70 रुपए का जो इन्होंने बटन ऊपर चढ़ाया है उसके ऊपर 1 रुपए का रिलीफ तो बड़े, इस पर तो हंसने की जरूरत है, या इसके साथ जो है इनके साथ जो है हमदर्दी करने की जरूरत है कि ऐसे नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के और इतनी वो अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं कि अपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मुझे ये इस IMF के चुंगल में मुल्क फंसा कैसे है? किसने इस पूरी हुकूमतों के दरमियान में जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को फंसाया, पाकिस्तानी आवाम को फंसाया? जो यहाँ पे इंडस्ट्री बननी थी वो इंडस्ट्री नहीं बनी थी, जो एक्सपोर्ट होनी थी वो एक्सपोर्ट नहीं हुई, वो आज भी नहीं हो रही। आज अगर सिर्फ अगर ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड करके या उसको तरक्की समझ रहे हैं तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इकोनॉमिक्स का मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं बिजनेसमैन भी हूँ। मुझे पता है कि इस तरह की जो चीजें हो रही होती है कितनी नुमाइशी होती है, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। ये टाइम गुजारने के चक्कर में लगे रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई कॉन्क्रीट बेस कोई चीज नहीं बनाई, कोई कॉन्क्रीट बेस पॉलिसियां नहीं बनाई। नौजवानों को कर्जे दे देंगे, सारी जिंदगी यही सुनता रहा आया हूँ, फलां को कर्जे दे देंगे, ये भी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलता। आज जो सिस्टम ने यहाँ बिजनेस करना मुहाल किया हुआ है, इस शहर में ही, शहर के ही देख लेंगे, पाकिस्तान में सिस्टम ने किस तरह से पूरा जकड़ा हुआ है। कोई बंदा कारोबार कर सकता है यहाँ पे? कौन सा रिलीफ दिया है इन्होंने, मुझे बता दें। पूरे अवाम में चले जाए, कौन सी महंगाई इन्होंने जो है कम की है, जो उस दिन पिछली दफा भी आपके उसमें बात हुई थी। यार IMF के पास जाने के, IMF के पास ना जाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा आपको। अपने यूथ को लाना पड़ेगा, अपने यूथ को जो है यूथ के लिए इंडस्ट्रियां बनानी पड़ेंगी, आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे, दुनिया में इकोनॉमिक ट्रेड करनी पड़ेगी आपको, जब जाके तो आपका मामला बनेगा। तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि कुरैशी साहब जैसे आपने आज तनकीद कर रहे हैं, आपका जमहूरी हक है, मगर आपको मैं थोड़ा याद दहानी कराऊं क्योंकि हम भी ग्राउंड पे जर्नलिस्ट हैं। आपने जब हुकूमत में आने से पहले और आपने 100 डेज का जो प्रोग्राम दिया था और आप बानी PTI ने जो एक टीम मुतारफ़ करवाई थी कि आते ही पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, तो वो भी ख्वाब ही ख्वाब अधूरे रह गए ना, कि वो पूरे नहीं हुए। आपके शहर मेरे शहर के लिए जो ऐलानात हुए वो पूरे नहीं हुए। तो ये चीज़ें भी तो आपके सामने है ना कि आपने भी तो लॉलीपॉप पकड़ाया शहर कायद के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, कि दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। वो तो नहरें नहीं बही, मगर उन नहरों में बहकर और बैगें भरकर जो है आपके मुशीर और वज़रा जो है या तो लंदन या बरतानिया या तो अमेरिका कूच कर गए। तो ये भी तो एक हकीकतें हैं जिसको तस्लीम करते हैं आप जैसे कारकुन। मुगैरी साहब, बात यह है कि 2 साल कोविड को ना भूलें, उस दरमियान में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ना भूलें। दुनिया भर ने अप्रिशिएट किया था 2 साल वो वाले, उस 2 साल जो कोविड में 2.5 साल 3 साल की हुकूमत के अंदर 2 साल तो कोविड में निकल गए थे, ये तो सारी दुनिया जानती है। और उसके अंदर पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर इकोनॉमी पाकिस्तान खुला रहा है, सारी दुनिया बन रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी बढ़ चुकी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो है मुलाजिम वो कारीगर नहीं मिल रहे थे लोगों को। वहां पर फैसलाबाद से जाके पूछ लें, किसी जगह से भी जाके पूछ लें, आपको वो याद नहीं रहता कि हमने इतना बड़ा कारनामा जान दिया था। हाँ, चोर होते हैं, हमारी पार्टी में भी चोरों ने कब्जा किया था, कुछ लोगों ने करके गए, मैं मानता हूँ। अच्छी बात है, कराची के लिए जो पैकेज अनाउंस किया था, मैं उस कमेटी में कितनी दफा मैं बैठा हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने कितनी दफा उसके रोले अटकाए, जो 26 अरब रुपए जो है मंजूर कराए गए थे, उसके नतीजे में सिर्फ ग्रीन लाइन बस सर्विस बन सकी। और वो जो था K4 का मंसूबा जो है वापडा के हवाले किया गया, और 2023 में जो है 2023 के आखिर में उसको हवाले करना था, कराची के हवाले करना था, वाटर बोर्ड को देना था। वो मुझे बताएं ना, किसने रुकावट डाली, किसने काम नहीं करने दिया? आप बिलावल की बात करते हैं, शायद कुरैशी साहब शायद आप भूल रहे हैं आपके जी मैं इसीलिए आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। शायद आप भूल रहे हैं कि आपके वज़रा, आपके ही बानी PTI ने ये स्टेटमेंट दी, जो कि आप कहें तो मैं भेज सकता हूं आपको, कि इसीलिए पैसे नहीं दे रहे हम बस कराची को और कराची के सिंध हुकूमत को, कि वो खा जाएंगे। ऐलानात तो किए हैं मगर दे इसीलिए नहीं रहे कि वो खा जाएंगे। ये भी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है ना। नहीं, ये एक बात अपनी जगह पे ये जरूर थी, लेकिन उसके साथ साथ जो मंसूबे बनाए गए, जिसके लिए कमेटियां बनाई गई, वो सारी चीजें जो है लाइनअप की गई थी। और फिर जो है आखिर में K4 का मंसूबा वापडा के हवाले किया गया था बनाने के लिए, उनसे टाइमलाइन लेकर
कि दिसंबर के अंदर जो है 2023 में हवाले करेंगे? मुझे एक बात बताएं, मुझे बॉस एक बात बताएं, अब बिलावल जरदारी साहब जो है मुस्तकिल अच्छी बात करते हैं, पॉलिटिकल मूव करते हैं, बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने आज तक इमरान खान की राय का मुतालबा क्यों नहीं किया? क्या उनको नहीं पता ये सारे जाली केसेस हैं? क्या उनको नहीं पता ये सियासी विक्टिमाइजेशन है सारी टोटल? नून लीग जिस तरीके से जो है अपने मुखालिफिन को हटा रही है सामने से, पेका एक जो बनाया शायद गया है, शायद उसके लिए शायद जो है आपके कानों तक नहीं पहुंचा। शायद रहमानी साहब आपको बता सकती हैं कि वो कितनी दफा जलसों में और इंतकामी कार्रवाइयों पे उन्होंने स्पीचेस की हैं कि नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने भी देखी हैं। शायद आप तक, शायद रहमानी साहबा आप कुछ बताइएगा कि बिल्कुल बिल्कुल, मगर आपने अगर ये सवाल उठाया तो मैं इसीलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि मैंने सुनी है। जी किसी ग्राउंड पे तो जाएंगे ना। जी 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 जी, मैं वो शायद रहमानी साहब से कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जब 2018 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम को बैठाया गया जी, और तमाम पार्टी से जोड़ तोड़ करके लाए, उस वक्त पीएमएलएन और जेयूआई जो आज इनकी अलायंस में है, वो किसी तौर पे पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थे। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी सियासी दानिशमंदाना सियासत करते हुए तमाम पॉलिटिकल जमातों को आमादा किया कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना, वरना उस वक्त भी बहुत बड़ी मसाइल क्रिएट हो सकते थे, जमहूरियत डिरेल हो सकती थी। और उसके बाद जब पीडीएम ने कहा कि हम इस्तीफे देंगे, उस वक्त भी हमने इस्तीफों की मुखालफत की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत ट्रेजरी बेंचेस को अपोजिशन में, अपोजिशन बेंचेस को ट्रेजरी बेंचेस में थे। फिर जब इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त जो जो मसाइल पीटीआई को फेस कर रही थी, उनके पेपर फाड़े जा रहे थे, उनके कैंडिडेट को किडनैप किया जा रहा था, उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे जिन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल जमातों की दी जाए और इस तरह पेपर्स ना फाड़े जाए, ना गायब किया जाए, कैंडिडेट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए। हालांकि हमें बहुत ज्यादा किया गया, इनकी हुकूमत में सब पे, हमारी पूरी क़यादत पे झूठे केसेस बनाए गए। कराची से केसेस को पिंडी पे मुंतकिल किया गया, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के, मोहतरमा फरियाल दालपुर साहिबा के, उन्हें किस तरह घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया, हमें सड़कों पे घसीटा गया, हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर झूठे मुकदमात बने, हम तो भुगते हुए, और इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और पॉलिटिकल। मुझे याद है कि शीला रजा साहिबा और आप लोगों को तो सिर्फ ये किया गया कि आपको मैसेज आया है व्हाट्सएप पे और वो आपने सीन किया है और एफआई ने बुला दिया। सीन भी नहीं किया था। अच्छा, सीन नहीं किया था, यानी कि देखा भी नहीं था। उस वक्त के वजीर दाखिला ने मेरा बेटा जो कि मुझे सपोर्ट कर रहा था, मुझे पुलिस घसीट रही थी, उसने मुझे बचाने के लिए आया, उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर जो एफआईआर काटी जा रही थी वो दहशतगर्दी की। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ ही मेरा मोबाइल मैं उसको दे रही थी तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह से चीजों को किया गया इस्लामाबाद की सड़कों पे, हमें सब याद है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह के आप फेस करें जो हमने किया। हमारी तो लीडरशिप कुर्बान हो गई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को झूठे केसेस में हैंग कर दिया गया, हम बीबी को शहीद कर दिया गया, उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी। लेकिन हम नहीं चाहते वो आपके साथ हो, हम नहीं चाहते कोई पॉलिटिकल जमात इस तरह बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है, बिल्कुल कोई सियासी जमात नहीं चाहिए और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसीलिए मैंने आपको कहा 2013 मुगैरी साहब 2013 का भी जिक्र करें ना। उस दिन 2013 में भी जिस तरह प्लानिंग करके लाया गया, हमारे जलसों में हमारे मुंतखब वजीर आजम के बेटे को किडनैप किया गया, किस तरह से हमें विक्टिमाइज किया, हमें हराया गया, हमें मैं पॉलिटिकल जदोजहद, जमहूरी जदोजहद पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ 2013 में उसको क्यों भूल जाते हैं आप लोग? 2013 में भी हमारे साथ यही हुआ था। और 2018 की अगर हुकूमत की बात करते हैं तो 2018 में हुकूमत किसने गिराई? किया जा रहा था, जिस तरह किया गया वो पूरी कौम ने देखा। 14 के धरने को ही पूरी कौम ने देखा। उस वक्त भी हम जमहूरियत को डिरेल करने की साजिश का हिस्सा नहीं बने। कैसे अगर एहतजाज अगर धरना दे रहे तो कैसे डिरेल हो गए? अगर पीपल्स पार्टी जो है तैयार अगवा कर ले तो जमहूरियत के हक में होता है, और हम जाके बैठ गए तो रोड पे बैठे जमहूरियत के खिलाफ होता है। ये कैसी बात हो गई? ये कैसी बात की आपने हमसे कि हम अगर धरना देंगे तो हमारा धरना गलत हो जाएगा और आप तैयार अगवा करके ले जाए आपका सही होगा, ये पाकिस्तान के फेवर में होगा? कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं आप? हमारी पॉलिटिकल बात तो नहीं करें जी। अशरफ कुरैशी साहब, जदोजहद को अब ये खेल ना करें, हम पॉलिटिकल जदोजहद कर रहे हैं 30 साल से शहर के मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल जदोजहद है ही नहीं ना आपकी, आप तो पॉलिटिकल जदोजहद 30 साल का 3 साल का 2.5 साल का इक़्तिदार हमारा 2.5 साल के इक़्तिदार में आप लोगों की अशरफ कुरैशी साहब एक वक्त में एक अगर बात बंदा करेगा तो एक अफ़वाह मुत्तफ़िन से बात कर भी सकेंगे। 2018 की बात करेंगे, 2013 की बात करें, फिर 2024 की भी बात करें, क्या हुआ 2024 के अंदर?
बिल्कुल। सबको बात करनी पड़ेगी इस मैं- बात के मैं- लिए। सेनेट का इलेक्शन भी याद है जो 63 आपको वोट क्या- वाले थे वो आपको- हार गए थे, वो 36 वोट क्या वाले याद है जीत गए आपको? थे। आपको आपको याद- तो आपको 2024 याद नहीं है? मैनेज करना आता है, सेनेट का इलेक्शन भी 2023 मैनेज का किया, कोई याद 13 नहीं में है भी किया, आपको? 18 में भी किया। आपको मैनेज करना अच्छा आता है। अभी भी केपीके में अब वही हुकूमत आपकी है, तो वो इलेक्शन कमीशन सही वहां है। पे फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 की हुकूमत है, 47 क्योंकि और वहां पे फॉर्म 45 47 बनने नहीं दिया गया। 47 वहां पब्लिक रोडों में खड़ी हो गई थी, इसलिए नहीं बना वहां पर। पूरा एक वहां सूबा बस नहीं दे चला दिया किसी गया। का भी। पूरा एक सूबा नहीं, मगर दे दिया कुरैशी गया। साहब, कुरैशी साहब, मैडम मैं मुझे ज्यादा अशरफ वो कुरैशी नहीं साहब, लगता था, मैं आपको अशरफ बता कुरैशी साहब सकता ये हूं, बताइएगा कि वो जिन सीटों उसमें जिन सीटों पे आप कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में बैठे हैं फॉर्म 45 में, बाकी जो दीगर लोग बैठे हैं वो फॉर्म 47 पे हैं, तो ये जो है फार्मूला ये समझ से बाहर है कि जो आप करें वो दुरुस्त है, जो आपका है वो दुरुस्त है, बाकी सब गलत है। मीठा मीठा ये- आपको ये- गड़बड़ जहां गड़बड़। इनका बस नहीं चला वहां फॉर्म 47 मेरे साहब, मीठा मीठा आपको कड़वा कड़वा थू। यहाँ बस नहीं चला इनका, वहां पे केपी में इनका बस वहाँ नहीं चला। KPK में फॉर्म इनको 47 ऊपर बना मिल नहीं गए, सकते थे, वो वहां पे फॉर्म पब्लिक 47 बहुत ठीक था। आवाम रोडों पे थी। पीपल्स पार्टी तो आवाम की बात करती है, चले। आवाम के खिलाफ कैसे बात कर रही है? ठीक था, 47 से तो आ रहे हैं, ये हर जगह 47 से हमेशा आए, आरटीएस बैठा के आए, आप- मैडम इनको नाम अशरफ दिया। कुरैशी साहब- 47 बना क्या आप हुकूमत नहीं करती सारा इसकी? का सारा बेनकाब हो चुका क्या है। आप अशरफ। हुकूमत नहीं करती फॉर्म 47 की? क्या आपको नहीं हराया गया पंजाब के अशरफ कुरैशी साहब, अशरफ कुरैशी साहब और मैडम, मैं यासीन आज़ाद को भी शामिल करूं, वो तो बेचारे बैठ कर सुन ही रहे हैं आप लोगों को, उनको भी शामिल करूं। सर यासीन आज़ाद, दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है दहशतगर्दी का, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने की आखिरी डेडलाइन जो है 31 मार्च दी गई है। सर मेरा शहर, आपका शहर, शाहिदा रहमानी का शहर, मोहतरमा का और अशरफ कुरैशी का, सब लोगों का शहर, पाकिस्तान का सबसे माशी कैपिटल जो है सिंध का, वो सर उसमें इतने लाखों अगवानी मौजूद हैं, ये चैलेंजेस जो हैं वो कैसे पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी? डंडा सिर्फ अगवानियों के लिए चलता है तो वो हमें माजरत के साथ फिर बात करते हैं तो वो पिंडी में नजर आता है, लाहौर में नजर आता है, सियालकोट में नजर आता है, मुल्तान में नजर आता है, मगर सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर उस तरह से क्यों नजर नहीं आता, उस तरह से क्यों मुतहरक नहीं होते आप वफाकी हुकूमत कि यहाँ से भी अगवानी अपने मुल्क को जाएं वापस? मगेरी साहब, मेरे ख्याल में जो बात आप कर रहे हैं उसके मुतालिक मेरा सिर्फ कहना यह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद चारों सूबे आज़ाद हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने सूबे के अंदर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें। बाद मामलात में मरकज़ की इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाती है। जी, मेरे पीटीआई के दोस्त जो भी आते हैं वो बड़ी छोटी बातें करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाने सकता, अगर डिटेल में जाऊं तो मुझे एक तवील बात चाहिए, लेकिन 13 साल से केपीके के अंदर इनकी हुकूमत है और अफगानियों को लाख के आबाद करने वाले ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, अगर आबाद नहीं करते बल्कि आज दिन तक भी वो दावेदार हैं कि अफगानियों को पाकिस्तान से ना निकाला जाए। डिमांड पीटीआई का ये है। वो कहते हैं कि उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को पेशावर में ला के आबाद किया गया उनको आबाद करने वाले ये हैं और केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है वो ओपनली ये बात कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन बगैर मेरी मर्जी के नहीं होगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उस कमेटी के मीटिंग के अंदर मौजूद थे और जब मौजूद थे तो आपकी मौजूदगी में फैसले हुए तो उस पर अमल करना। अगर मरकज़ की बात आती है तो फिर कहा यह जाता है कि सूबाई हुकूमत के मामलात में मरकज़ इंटरफेयर कर रहा है। जी, अब जो सूरत हाल है, अब ये ज़रा देख लें कि जो भी आदमी आता है वो अपनी पार्टी के गीत गाना शुरू कर देता है और ये कहता है हमारी जमात ने बहुत कुछ किया। मैं नहीं कहता कि मैं नहीं किया। सवाल ये पता होता है कि ये फॉर्म 45 का जो रनर होते हैं 24 घंटे का रनर होते हैं, 1 साल सवा साल में किसी एक केस के अंदर भी जाके इन्होंने ये साबित किया कि ये फॉर्म 45 के तहत ये जो 80 के करीब इनके पीटीआई के लोग कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं वो उनका फॉर्म 47 नहीं है, उनका 45 है और बाकी सारे वहाँ बैठे हैं। हुकूमत बहुत ख़राब है लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ बैठे हैं। तनख्वाह बढ़ाने की बारी आई तो पीटीआई के लोगों ने सबसे पहले हाथ खड़े किए। एमएनए के जो तनख्वाहें बढ़ाई गई ज़रा आप देखें तो सही कहाँ से कहाँ लेके गए। कल मैं पढ़ रहा था इंडिया में एक आकर 1,24,000 कर दिया गया। मैं खुद कहता हूँ कि हमारी हुकूमत के दौर में जितनी तनख्वाहें जिस अंदाज से बढ़ाई जा रही हैं इस मुल्क के अंदर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। सर महंगाई भी है ना, फिर करेंसी का भी फर्क है। 1,24,000 अगर इंडियन को करेंगे तो वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, ये भी तो करेंसी का फर्क भी अगर है तो आपने अपनी माशी सूरत हाल को भी तो देखना है ना। बिल्कुल, क्या माशी तो अगर आपकी बात को मान लिया जाए
तो फिर लेबर ने क्या कसूर किया? उनको 35 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया तो कर दें आप। बिल्कुल हाँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है ना तफरीह का सिलसिला अलग है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि पीटीआई का जो भी दोस्त किसी प्रोग्राम के अंदर आता है वो ये समझता है कि 4 साल में शायद पाकिस्तान में उसने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं दी जा सकती। आज जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे, मैं तो उन लोगों में से हूँ, अगर मेरी पार्टी कोई गलत काम करती है तो मैं प्रोग्राम में बोलता हूँ। बिल्कुल आप कहते हैं बिल्कुल मैं बोलता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप में इतनी इखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि अगर कोई हुकूमत बेहतरी की तरफ से पाकिस्तान को लेके जा रही तो उसके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करने की भी आदत डालें। स्वाय बानी पीटीआई के अगर आपको कोई नजर नहीं आता तो वो मैं नहीं समझ सकता कि बानी पीटीआई कब तक चलेगा। आपकी जमात की हालत तो ये है कि लीडरशिप का इतना झगड़ा है। बाबर अवान गया तो उसका लिस्ट में नाम हो गया, राजा सलमान अकरम ने कहा कि लिस्ट में नाम कैसे आ गया, शेर अफजल आपसे संभाला नहीं जा रहा, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं तो एक आपके प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ ये बात करता हूँ कि हमारा आज का इशू ये था कि दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए, उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है उसमें पीटीआई आएगी या नहीं आएगी, वो आएगी तो कैसे आए, अफगानी शहरियों को वापस भेजना कैसे चाहिए, IMF से निजात कैसे ली जाए, ये हमारे प्रोग्राम का था। बिल्कुल यही है ये प्रोग्राम में हम कहां से कहां निकल जाते हैं, 24 घंटे अपनी जमातों की तारीफ के पुल बांध देते हैं, और जो असली मौजू होता है हम उससे हटकर बात करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस होता है, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि खुदारा इस पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। पाकिस्तान के 25 करोड़ जो आवाम है ना, उन पे नज़र डालें कि उसमें 80% जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह प्लान कर रहे हैं। ना हमारे दौर में कोई ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी उनकी है, ना पीटीआई के दौर में थी, ना पीपल पार्टी के दौर में थी, क्योंकि हमारे माशी हालात ख़राब हैं, और माशी हालात ख़राब होने की वजह से हम मज़ीद कर्ज में डूबते हुए जा रहे हैं और उसकी वजूहात को तलाश करना है और IMF से निजात दिलवानी है इस मुल्क को। और माजी में भी जो आपकी क़यादत दावा करती है कि हम जब गए थे तो IMF के प्रोग्राम को रोल बैक करके गए थे, ख़त्म करके गए थे। और आप ये बता दें कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में क्या एक स्टेज ऐसी नहीं आ गई थी कि IMF से हमने कर्जा लेने का मामला ख़त्म कर दिया, ताकत के बलबूते पे एक डिक्टेटर आया, पूरा सिस्टम उसने तबाह कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल लीडरों को, मैं कहता हूँ जो भी आता है उनको मौका पूरा मिलना चाहिए, लेकिन खुदा कम उसका हक और इंसाफ की बात करें। आप कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप ये बता दें जिसने मरीम नवाज को यहाँ कराची को होटल कमरे तोड़ के आप अंदर घुसे तो किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी ना। मरीम नवाज को उसके बाप के सामने नैब कोर्ट से जेल से घसीट के नैब वाले उठा के ले गए। राना सनाउल्लाह का 15 किलो हेरोइन डाल दिया आपने, और आप ईमानदारी की बात करते हैं रट कर लगाए हुए। सर फरियाल टारपुर साहिबा को जो है उनको भी जो है हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके घसीट के लेके गए। क्या जरदारी साहब ने पहले दौर में 12-14 साल जेल नहीं देखा? उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की है? क्या नवाज शरीफ ने जेल नहीं देखी? आप जेल क्या गए हैं कि खाने पीने के लिए जितनी फैसिलिटीज, तकरीबन महीने का 1.5 करोड़ के करीब जो है ना बानी पीटीआई का जेल का खर्चा है। उनको खाने पीने की वो तमाम चीजें मिलती, आप हिसाब लगा लें, मालूमात कर लें कि तकरीबन। नहीं, मेरे लिए आप कानूनदान है, यकीनन नहीं आप बेयकीनी तो बात नहीं करेंगे, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 1.5 करोड़ पे एक शख्स के लिए महीने का खर्चा है। महीने का खर्चा तो ये बहुत बड़ी बात है। मीडिया के लोग बैठे हुए हैं 24 घंटे और उनकी मर्जी के खाने पकते हैं। अच्छा, उनकी क्या जेल में ये जो खाने आप बानी पीटीआई को देते हैं, जो लोग बाकी दहशतगर्दी में गिरफ्तार हैं, जिनको सजाएं हो गई हैं, क्या आप उनको देते हैं ये? अच्छा, बी क्लास में सर आप कानूनदान हैं, आपने ये बात की है कि बी क्लास का जो कैदी होता है वो अपना खर्चा करता है या फिर जेल मेन्यू के मुताबिक उसको सहूलत मिलती है, या फिर वो जो मेन्यू देता है कि भाई मुझे ये चाहिए तो वो फिर पंजाब हुकूमत और अडियाला जेल फराहम कर रहा है बानी पीटीआई को? नहीं सर, आपको जिसको ए क्लास मिली है या बी क्लास मिली है उसका खाना घर से भी इजाजत है। जी हाँ, जेल मैनुअल के तहत के भी खाने वो उनकी मर्जी के तकरीबन बनते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ हर चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए क्या है कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम जेल के अंदर बैठी हुई है, जो अब वो जो डॉक्टर जेल के अंदर बैठे हुए हैं इमरान खान की देखभाल के लिए, क्या उनके अखराजात नहीं है क्या? बिल्कुल। तो आप इवन जो है, अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो उसके साथ दीगर जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, जो दीगर टीम है, वो खर्चा मिला के कोई 1.5 करोड़
जी हाँ। आप देखें कि कितनी टीम है आपके पास, कितने लोग आपके साथ वहां बैठे हुए हैं और कितने टाइप के आपके। साहब मुझे टाइम दीजिएगा। जी जी ज़रूर सर। मैं यासीन आज़ाद साहब बड़ी धीमी तबीयत के मालिक हैं और मेरे लिए मेरी बहन जो हैं वो भी काबिल एहतराम है, तो मेरी कोशिश होती है कि आर्गूमेंट बराए आर्गूमेंट हो और किसी की जो है जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। तो कुरैशी साहब, अब आप अगर रिस्पॉन्स करना चाहिए तो बिल्कुल माइक और फ्लोर आपके पास है सर। के जनाब आप बड़ी मेहरबानी आपकी और ये यासीन आजाद साहब की भी बड़ी मेहरबानी के धीमे लहजे में जिस तरह की बातें इन्होंने कर दी हैं, अगर उसका मैं काउंट करने बैठूं तो जो है वो पता नहीं कहाँ पे ये वकील हैं और इनको अंदाजा होना चाहिए कि ये कोर्टों में किस जगह के साबित करेंगे ये 1.5 करोड़ रुपए रोजाना का, और वो खर्चा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट दे रही है या वफाकी हुकूमत दे रही है, ये भी इसको साबित करना पड़ जाएगा कि अगर ये साबित कर सकेंगे शायद वहां पर मेरा। और ये मेडिकल कॉलेज और ये टीम कर रहे हैं डॉक्टरों की जो टीम कह रहे हैं ये कि डॉक्टरों की टीम हर वक्त वहां मौजूद है, ये तो सारी दुनिया को पता है। कोर्टों में दरख्वास्तें दे देकर तो जो है वहां पर जो है वो मेडिकल की टीम बुलाई जाती है, डॉक्टरों को बुलाया जाता है, सारी दुनिया ने देखा हुआ है। और उसके बावजूद ये कहना कि वहां पर जो है वो उन्होंने इनको तनहा रखने के लिए अपनी सिक्योरिटी जो बनाई हो उसके अंदर जेल में कोई खर्चा हुआ हो तो हुआ हो। और मैं यासीन आजाद साहब आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद जेल में रहा हूं, मैंने खुद जेल में जाके जरदारी साहब जब जेल में थे कराची के अंदर, मैं जेल में था, जरदारी साहब जरदारी से मैंने मुजाहिरे में पकड़ा गया था, मैं जेल में गया था और जरदारी साहब उस जमाने में जेल में थे, उनके सेल का विजिट भी मैंने किया हुआ है। जिस तरह की फैसिलिटेशन वहां पर टीवी समेत हर चीज मिली हुई थी और जिस तरह कैदियों को क्लास कैदियों को मिलती है उसका अशर भी इमरान खान साहब को नहीं मिला हुआ, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन आप, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारी दुनिया जानती है इस बात को। और ये बात गलत अंदाज में बैठ, अगर आप बहुत माशाल्लाह मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आपकी मैंने बड़ी बड़ी चीजें सुनी है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि आपने ये गलत बयानी की, ये बनती नहीं थी हमारी, मैं बनती नहीं थी बॉस, ये बनती नहीं थी हमारे लिए। हम अगर हाँ सियासी बात करें, धांधली की बात करें, हमारी हुकूमत में कोई जुल्म हुआ है उसकी बात करें, हम मानते हैं, मानेंगे, लेकिन ये इसको हटाकर जो है लोगों को पब्लिक को बताना, मगर कुरैशी साहब जो बात की यासीन आज़ाद साहब ने, यकीनी प्रोग्राम में जब बातें होती हैं तो यही होती हैं कि माजी में जब आपकी हुकूमत थी तो मरियम बीबी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, किस तरह से होटल में घुसकर और उनको जो है ले जाया गया, फिर जो है अदालत में पेशी के बाहर कैसे गिरफ्तार किया गया, राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है किस तरह से आपने हीरोइन का केस बनाया गया, अदीब फरियाद टारपुर साहिबा को किस तरह से गिरफ्तार किया गया। तो ये भी तारीखी हकाइक है ना, जो कम से कम आप तस्लीम करें कि आपकी हुकूमत में ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो आप इसकी बात कर रहे हैं कराची के वाकये की, यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस थी मौजूद, सिंध गवर्नमेंट ने किया, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में था। 18वीं तरमीम के बाद जो मामला हैं वो उनके अंडर में हैं। यहाँ पे अगर उनके साथ मरियम के साथ हुआ था जो यार, तो आईजी साहब तो भाग के जाके छुप के बैठ गए थे सीएम हाउस में। आईजी साहब से पूछिए अब मैं क्या करूं। मुगेरी साहब प्लीज, आपको सबको पता है यार, ये बातें तो ये बिला वजह बनती नहीं है ना। ये बातें किसी ने केस बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कैसे केस बन रहे, क्या नहीं हो रहा, ये सब बातें छोड़ें। इस वक्त पाकिस्तान की सलामती का अगर मैटर है और उस पर बात होनी चाहिए, बात कर रहे हैं, तो शिकवे तो हमारे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 साल 2.5 साल की हुकूमत के दरमियान में जो सारा मलबा पूरा पाकिस्तान का हर चीज का मलबा नून लीग और पीपल्स पार्टी हम पर डाल रही है, वो उनके जमाने में तो जैसे दूध की नहरें बह रही थी यहाँ पर। नहीं, वो यासीन आज़ाद साहब ने ये बात मानी कि ना तो पीपल्स पार्टी के दौर में लोगों को उतना रिलीफ हम दे सके, ना तो नून लीग के दौर में, ना पीटीआई के दौर, उन्होंने तीनों को काउंट किया है। ये नहीं कि इतना जुल्म क्या किसी और हुकूमत में किसी ने किया जो हमारे साथ हुआ, जो कुछ हमारे लोगों के साथ हो रहा है, जो चीज इस तरीके से हमारे लोगों को, खवातीन को घरों से उठाया जा रहा है, मैं मानता हूं उस बात की मजम्मत करता हूं, अगर वो गलत हुआ तो गलत हुआ उस वक्त, लेकिन ये भी तो मजम्मत करे ना इस वक्त जो कुछ हो रहा है। 9 मई तो ना तो नून लीग की हुकूमत में हुआ, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ। अशरफ कुरैशी साहब, आपको जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रबल कर रही है, या जो आप जैसे लोग जो है मुहब्बे वतन परेशान हैं, तो वो उसकी वजह तो ढूंढे ना कि उसकी वजूहत क्या थी, कि आपके लोग जो है जिस तरह से 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, वीडियोस मौजूद हैं, कम से कम आप उनकी भी तो मजम्मत करें ना कि जी हाँ वाकई जो ऐसे लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए 9 मई के वाकये की मजम्मत इमरान खान साहब ने भी की, हमने भी की, हम पाकिस्तानी फौज के साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, 9 मई जिसने करवाया, जिस तरीके से जिस अंदाज में हुआ, मैं भी सियासी वर्कर हूं, और जिस तरीके से कराया गया जो कुछ मामला हुआ उसके लिए भी तो तहकीकात क्यों नहीं करते? जब हम कहते हैं कि इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए तो क्यों नहीं करवाते? यासीन आजाद साहब हमारी बात की तायद क्यों नहीं करते हैं? पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत क्यों नहीं करती कि 9 मई के वाकयात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? जब हम मुतालबा करते हैं तो क्यों नहीं करते आप लोग?
मतलब आप मसला इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, और हमारे साथ उसमें जो है जो जुल्म हमारे पूरी पार्टी के ऊपर हो रहा है उसको भी आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं होगी ना। आप उसकी मजम्मत भी तो करें। हमने तो आप कहते हैं कि चलो जी हमारे अगर उस दरमियान में हमारे वजीर दाखिला से या किसी ने भी जो गलत किया उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप लोग भी मजम्मत करते हैं उस बात की? आप लोग तो मजम्मत नहीं करेंगे, आप तो हुकूमतों में छुप जाएंगे बीच में जाकर, क्योंकि वजह यही है साहब कि वहां पे उस वक्त जो जुल्म हो रहा है ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है जो हमारे यहाँ सियासी जमातों को हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को हो रहा है। आज हमें, कल आप लोग होंगे, ये तो होगा ही होगा ना। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल का अगर रास्ता बनाना है तो मिल बैठ के बातें की बात मैं हमेशा करता रहा हूं, हमारी पार्टी करती रही। हमारी पार्टी में क्या नून लीग की पूरी पार्टी जो कह रहे हैं आजाद साहब, क्या हमारी पार्टी में इख्तलाफात हैं, तो क्या नून लीग की पूरी पार्टी 2018 के अंदर स्विच पे नहीं कर गई थी? कितने लोग यहाँ रह गए थे यहाँ पे नून लीग के अंदर? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, लोग इधर से इधर स्विच करते रहते हैं। वो तो एक जहाज उड़ रहा था ना, वो तो एक जहाज उड़ रहा था जो जहां से भर भर के लोग हैं लोगों को पहुंचा रहा था। तो अभी उड़ा है ना जहांगीर तरीन साहब का सर तो यही तो है ना, जब आप मौरूसी सियासत, जी मैं वही आपको याद दिलवा रहा था कि आप जैसे कारकुनान जो है जो रोजे अव्वल से जो खड़े रहे उनको नजरअंदाज भी किया गया, मगर आज भी आप फ्रंट लाइन पर आके फाइट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। मगर जो जहाज भर भर के लेके आए और पैराशूटर थे उनको वजारतें भी मिल गई और सदारतें भी मिल गई। अशरफ कुरैशी साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो वो जहाज में फिर दोबारा बैठकर, वो मुसाफिर थे, वक्ती तौर पे आए थे आपके पास, फिर वो जहाज में बैठ के उड़ के चले गए। वो मुसाफिर इनके पास चले गए। जी मैं यही कह रहा हूँ, हम तो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए थे ना जी। मैं अपनी बात करूंगा, मैं पार्टी के अंदर मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा था। बिल्कुल, मैं आपके नहीं कह रहा, मैं आपके और मेहमानों के लिए कह रहा हूँ जो वक्ती तौर पे आपके पास आए थे। 30 साल में देखे ना, 30 साल के अंदर 30 साल जदोजहद है तहरीक इंसाफ की हमारी, उसके अंदर हमारा इक़्तिदार 2.5 साल का है बॉस। एक सूबे का अगर देखा जाए तो 2.5 साल का इक़्तिदार है, तो हमारी जदोजहद नहीं है। हमने किसके लिए जदोजहद की? माशरे में जो है अच्छाई की। अच्छा, लाइटली मूड पे ये बताइएगा, 2.5 साल में वसीम अकरम प्लस जैसा जो तजुर्बा आपको हुआ, आने वाले वक्त में ऐसा तजुर्बा दोबारा करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें नातजर्बेकारी और कुछ बातों की वजह से जो है, कुछ मामला की वजह से जरूर हुए हैं, और वसीम अकरम प्लस ने जो काम किए हैं वो बेचारा जो है, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता था, जो पंजाब में शायद लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ काम जो उनके साथ जो टीम कर रही थी उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, और उसको फॉलो कर रही है आपके मरियम नवाज साहिबा, उसके सारे प्रोग्रामों को फॉलो कर रही हैं। अच्छा। आपने देखा होगा उन्हीं पे इफ्तिताह कर रही है, वही प्रोग्राम दोबारा बनाए जा रहे हैं, वही दोबारा किए जा रहे हैं। अगर वो वसीम अकरम प्लस बिल्कुल ही फारिग आदमी था तो ये सब कुछ उसके मंसूबे क्यों हो रहा है? क्योंकि वज़ीर आला के मंसूबे कहलाएंगे ना। आज जो मंसूबे मरियम साहिबा कर रही है तो वो मंसूबे तो कहलाएंगे ना। यानी कि ये जितने भी पंजाब में जो इस वक्त काम और मरियम नवाज साहिबा जो है इफ्तिताह कर रही हैं, रोडों के, रस्तों के, ये मोटर बाइक्स, लैपटॉप स्कीम, कॉलेजेस, ये सारे वसीम अकरम प्लस के थे, तो फिर आपकी पार्टी में तनकीद क्यों हो रही थी उसके ऊपर सर? सिवाय फराह गोगी के और बुशरा बीबी के बाकी तो कोई हिमायती नहीं था उनका। अलीम खान भी नहीं था, जहांगीर तरीन भी नहीं था, कुरैशी साहब भी नहीं थे। तो ये वजह क्या थी कि एक ही शख्स जो है उसका हिमायती था, और इफ्तिदा आज मरियम नवाज कर रही है, तो फिर तो ये उनकी तो मकबूलियत इतनी होनी चाहिए ना सर। ये तो आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब जो है खुद अपनी जात के लिए कभी कुछ वो करते भी नहीं थे, ना उन्होंने कभी चोरी की, ना कभी कोई मामला किए, ना चीजें की। हाँ, इंतजामी तौर पे मामला के जिम्मेदार वो हैं कि अगर उनकी टीम ने नीचे कोई डिलीवर नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, जाहिर बात है, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी, एज अ पार्टी चेयरमैन भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी करें, और आइंदा इंशाल्लाह जिम्मेदारी फिर 9 मई की भी चेयरमैन पे आयज होती है, जुल्फी बुखारी की भी उनकी भी होती है, मुराद सईद की भी उन पे होती है, अकबर शहजाद की भी उनके ऊपर होती है। एक हद तक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर मैं किसी को कहूं, मैं अगर किसी को कहूं कि यहाँ पे मुजाहिरा करना है आपने, और मैं जाके उसको शहरियार आफरीदी की भी उनके ऊपर होती है सर। यही यानी कि बड़े नाम जो मैं लेके गया हूँ जिन्होंने जो है कारनामे अंजाम दिए हैं इस मुल्क में, जो आपकी 2.5 साल 2 साल हुकूमत रही, इन बड़े नामों की जिम्मेदारी भी फिर बानी पीटीआई के ऊपर आयद होती है। फिर मैं कह तो रहा हूं आपको कि कुछ हद तक जिम्मेदारी जरूर आई, शाहिदा रहमान साहबा, लेकिन आप सारा इल्जाम उन पे नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है शाहिदा रहमान साहबा, ये तो तय है कि वो कह रहे हैं कि आप देखें कि मरियम बीबी जो जितना भी काम कर रही हैं इस वक्त, वो वसीम अकरम प्लस साहब जो थे हमारे बोज़दार साहब, उनके किए गए कामों पे इफ्तिदा कर रही हैं, उन कामों को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये तो मेरे लिए भी बड़ी खबर शॉकिंग खबर है कि वसीम अकरम प्लस जो है सिवाय बुशरा बीबी और फराह गोगी और खान साहब, बाकी तो तमाम पार्टी उसके खिलाफ थी, जिस पे ये झगड़ा चला और पीटीआई टूट फूट की तरफ गई। इस सादगी में कोई मर जाए ना खुदारा, मैं तो यही कह सकती हूँ, क्योंकि आज शब कदर की मुबारक रात है, लैलतुल कद्र है, और इसके अंदर इतनी मुबालगा आ रही, इतनी दरोग गोई,
मैं इसका साथ तो कभी नहीं दे सकती कि जो कुछ कारकर्दगी रही वो सबके सामने है। पंजाब में केपी में तीसरी मर्तबा हुकूमत है, और अब उसके अंदर तो आप खुद देख लेंगे केपी के जो है आज कर्ज के अंदर है, दहशतगर्दी के अंदर है। जो कुछ पारा चनार की सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। पहले अपने गिरेबान में देखें कि इन्होंने क्या डिलीवर किया। 3.5 साल की हुकूमत 2.5 साल हो, 2 साल आ गई, कल 2.5 दिन जी तक पहुंचली जाएगी। तो ये इतने बड़े बड़े झूठ कितनी आसानी के साथ बोल सकते हैं। मुझे ये तो बोलते हैं क्योंकि इनकी लीडरशिप की तरबियत यही है। वो हमेशा झूठे इल्जामात लगाते रहे। आज जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो कुदरत का मुकाफात अमल है। सर अब आज सुन जो ले ना, कुछ भी सुन इनके ले साथ सर, हो रहा है सुन वो ले, फिर कुदरत आप का जवाब दीजिएगा। मुकाफात मैं है। आपको मौका देता हूँ, ये शायद आप हमारे मुझे साथ मुझे डायरेक्ट झूठा बोल रही है, ये कोई नहीं, तरीका नहीं है। आप नहीं जो आप कुछ भी आज सुन इनके ले। साथ हो रहा है वो मुकाफात ये आप देखिए, ये मुकाफात बात अमल गलत है। कर और रही हैं आप हमेशा मैडम। इनके मैं आपको साथ ये अपनी रहा कि ये ड्यू टू खुद सबको रिस्पेक्ट, आपने कुछ भी मुझे बोलते मुझे रहे, गलत मेरे लेकिन बराबर ये आपने मेरे इनके को टर्म अंदर किया। बर्दाश्त नाम की चीज नहीं है। कोई और बोलता है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। या खुद किसी को चोर बोले, डाकू बोले, सब लुटेरा बोले, वो सब जायज है। लेकिन अगर इनकी लीडरशिप को बोल दे, इनको बोल दे, तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। सियासत में सबसे पहली चीज है बर्दाश्त, तहम्मुल। वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं नहीं है। है, जो भी कुरैशी बात साहब कर रहा है बीच में सीनियर आप ऐसा कारकुन क्या है, करें मोगैरी बिल्कुल। साहब, जब पीटीआई के किसी को बुलाया करें या इन्हें बुलाया करें तो 1-on-1 प्रोग्राम कर लिया नहीं करें। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें उनमें जहमत तमल ना है। दिया करें, जी जी क्योंकि जी, सारा टाइम भी ये ले जाते हैं। उसके नहीं नहीं, बाद हर मैं एक आपको मिनट मैडम, जवाब भी देना आप होता मेरे है। लिए काबिल हम एहतराम लोग है। कोई बात नहीं कर सकते, हम जी जी, मुस्तकिल बैठे हैं। तो मैं तो इस तरह प्रोग्राम में नहीं बैठ सकती नहीं नहीं जी, कि आप बोलिए कोई शख्स। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपके प्लेटफॉर्म दिए, आप बोलिए। आप खुद देखें कि ये जी एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते रहे। अगर आज जी सिंध में हमारी तसलसल के साथ हुकूमत है तो हमने डिलीवर किया। आज हमारे यहाँ पे जो बेहतरीन हेल्थ के सिस्टम है, आज पूरा पाकिस्तान इलाज के लिए आता है, पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है अफगानियों का जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, उसके लिए हमें बैठ के बात करनी थी आज। लेकिन पूरा प्रोग्राम जो है इल्जामात की नजर में चला गया। पूरा प्रोग्राम जो है नहीं नहीं, कोई वो जब बात कर रहे थे तो मैंने इसीलिए उनको याद दिलवाया कि ये जो आप शख्स सोचेंगे थे, कराची का आज सिंध का सबसे जी। बड़ा मसला क्या है? ये गैर कानूनी जो अफगान बाशिंदे बिल्कुल हैं, आवाज यही है, और बिल्कुल आहिस्ता यही है। आहिस्ता उन्होंने पूरी तौर पर जो है गिरफ्त में लेते चले जा रहे हैं। इनको और आज निकालने ये के देखें लिए कि शहर हम में तमाम जो ये लोग मर पॉलिटिकल रहे हैं तो ये जमातों को अगवानी जो टैंकर माफिया है, अगवानी डंपर माफिया है, इन्हीं की गाड़ियों के तमाम नीचे तर आके, माफिया बिल्कुल पे ये काबिज हैं, और बिल्कुल। तमाम तब ट्रांसपोर्ट पर ये काबिज हैं। इनको निकालने के लिए अगर हम मिलकर तमाम पॉलिटिकल जमातें अपनी बिल दिखाएं, इस पे बात करें, वो नहीं करेंगी क्योंकि वो तो इनके हिमायती हैं। उनको वहां से हिमायत मिलती है, इनको अफराधी कुव्वत भी वहां से मिलती है। आप देखें कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही, तो ये क्यों उनको निकालने की बात करेंगे? ये तो हमेशा इस तरह की बात करेंगे जिससे फसाद हो, जिससे इंतशार हो, जिससे तकसीम हो। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि इस वक्त जो है 31 मार्च जो डेडलाइन दी गई है, मगर जो कह रहे हैं मेरी साहब जी जी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। जो जी जो जी सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैडम जो जिस तरह से यासीन आज़ाद साहब फरमा रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई खुद मुख्तियारी जो हैं उसमें काम करना है, तो सिंध हुकूमत और इसका वजीर नहीं, जब दाखिला इस तरह के मुगर्री साहब इश्यूज होते हैं तो विफाक और सूबे साथ बैठते हो। कभी भी आपने देखा कि जब सिंध के हालात खराब थे उस वक्त विफाक और सूबे ने बैठकर इस मसले को हल किया। आज भी ये बहुत बड़ा इशू है, उसको विफाक और चूंकि गैर कानूनी तौर पे जो अफगानी है वो विफाक का इशू है, विफाक ने इस पे बाकायदा एक वजारत भी बनाई हुई है। तो ये उनका काम है कि यहाँ तो मैं समझूं कि 31 मार्च जो आखिरी डेडलाइन है उसके बाद शायद विफाक के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो और आप भी उनको फहरिस्त फराम करें कि सिंध के अंदर इतने अफगानी मौजूद हैं जिनको जो है उनके मुल्क वापस भेजना है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि विफाक और सूबे बैठ के इस मसले को फौरी तौर पे हल करें। यहाँ से गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को निकाला जाए, क्योंकि अब अफगानिस्तान हम आ चुका हो। चाहिए कि उन्हें हमने बिल्कुल ठीक है एक अरसा 30-40 साल 50 साल हमने इनको दिए हैं, और हमारे मुल्क में जो भी आज कलाशनकोफ कल्चर है, हीरोइन कल्चर है, मंशियात कल्चर है, वो सब वहां से आया। हम सबके सामने। तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क को बचाएं, बजाय इसके कि हम दूसरों को आग बुझाने में हमारा मुल्क खुदा न खास्ता आग का ढेर बने। बिल्कुल सदर यासीन आज़ाद साहब कुछ कह रहे थे आपके आप मैडम को मैंने टाइम दिया, क्योंकि ये तो तय है कि ये विफाक और सूबे को मिल के फैसला करना है आने वाले वक्त में। 31 मार्च कोई दूर नहीं है, उसके बाद यकीनी तौर पर सूबा भी काम करेगा। और जैसे मैडम कह रही थी कि विफाक और सूबे का मुश्तरका ये जो है मसला है कि वो जो है फैसला करें और सूबाई हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी और इन अगवानियों को जो है वापस भेजें। देखें, ये जो कौमी सलामती की मीटिंग हुई है,
उसमें मरकज़ और सूबाई हुकूमतें शामिल नहीं थी, सारे शामिल थे ना। बिल्कुल। उन सबका मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला आया है। इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबाई हुकूमतों का ये फैसला है, जिसको फिर एक दफ़ा अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपने सूबे में इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा, बाकी किसी सूबे ने नहीं कहा। आज अफगानिस्तान जिनके लिए हमने अपने पूरे पाकिस्तान का दरवाज़ा खोल दिया, वो लोग आए, बैठे उठे, यहाँ रह रहे हैं, दौलत भी कमाई सारी, वही सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो लामाला जब वहाँ अमन आ गया तो उनको अपने अपने मुल्कों में वापस जाना जी। चाहिए। और इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबाई हुकूमतों को मुतफ़िक़ा तौर पे मामलात को लेके आगे बढ़ेगा। उनसे जितना जल्दी जान छुड़ाएंगे इतना ही पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा सर। जी कुरैशी साहब, बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। और कुरैशी साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है, सिंध की क़यादत तो शायद यही कहेगी कि जी अगवानियों से जान छुड़ाए, क्योंकि जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ तो वो दहशतगर्द हैं जो हमें छुपकर मार रहे हैं और लड़ रहे हैं, एक वो हैं जो शहर के अंदर जो है मोबाइल छीनते हुए हमारे नौजवान बच्चों को, शहरियों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ ये दहशतगर्दी भी है कि जो जिनके पास ना लाइसेंस है ना यहाँ की शहरियत है, वो टैंकर माफिया में भी मौजूद हैं, वो डंपर माफिया में भी मौजूद हैं, वो कुचल रहते हैं। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है तो वो उसकी तो तायद करेंगे, उसके साथ तो कम से कम हाँ में हाँ मिलाएंगे आप कि जी इनको वापस जाना चाहिए। बिल्कुल, जो भी गैर कानूनी इलीगल लोग हैं यहाँ पर आए हुए, उन सबको यहाँ से जाना चाहिए। और वो जो भी अगर इस क्राइम के अंदर मुलविस है उनको पकड़ना चाहिए। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद ये अमन अमान कायम करना इनकी ही जिम्मेदारी है, इन्होंने ही पूरा करना है, ये इनके ही बात में। और हम इनके साथ खड़े हुए हैं। जब भी किसी गैर कानूनी तारकिन वतन को निकालने ये खड़े होंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे, ये आपको यकीन दिलाते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का यकीन भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, जो ट्रैफिक के हादसा हो रहे हैं, उनको सजा कोई कौन दिलवाएगा, उनको जो है उनको कौन पकड़ेगा, ये हादसे इनको रोकेगा कौन, ये जो डाकुओं को कौन रोकेगा, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। उसको भी अगर रोकेंगे तो उसके लिए भी हम साथ खड़े होंगे। हमारा शहर, हमारा सूबा तबाह हो रहा है, उसके लिए साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? हमारा मुल्क में अगर जहाँ मामला होगा वो हम सब साथ खड़े होंगे। लेकिन बात जो है हकाइक तो यही है कि सिंध के अंदर हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है, और 18वीं तरमीम के बाद ये सारा सूबे का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर की भी इनका मैटर है। और ये सारे जो हादसा हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी भी अगर सूबे के चीफ मिनिस्टर पर ही आयद होती है। मेरा ख्याल है कि मैं उसके लिए सब जगह अगर वो हमसे मदद मांगेंगे तो हम सब जगह साथ खड़े होंगे इस बात के लिए। मैडम वाइंड अप की तरफ का जा रहा हूँ। आप यकीनदानी दिला रही हैं मेंबर बतौर जो है कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कायद और माशी हब जो है पाकिस्तान का, कि इसमें जो सूरत हाल है इस पर कम से कम सूबाई हुकूमत जो है 31 मार्च के बाद जो डेडलाइन है उसके बाद एक्टिव नजर आएगी। बिल्कुल, सिंध हुकूमत तो चाहती है, जाहिर है कोई भी हुकूमत है वो नहीं चाहती कि उसके सूबे में अमन और अमान खराब हो। और जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, तो सबकी बिल्कुल, जो सलामती कौंसिल की कमेटी में जो मीटिंग हुई है उसमें सीएम सिंध भी मौजूद थे और उन्होंने इसी बात की इजाज़त दी। और दोनों विफाक और सूबे मिलकर इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी सूबा नहीं चाहता कि या सूबे का वज़ीर आला नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क उसके सूबे के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। तो जो भी सूरत हाल है, जो एक्सीडेंट के वाक़यात हुए, उसकी हम शदीद मज़म्मत भी करते हैं। और आप देखें कि ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया, अब अदालतों का काम है कि उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं जो भी गिरफ्तार हुए और जो टैंकर मालिकान हैं। और हुकूमत जो है उस पर आप देख रहे हैं कि शजील मेमन साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट और तमाम आईजी DIG सब इस पर एक्टिव हैं, किस तरह के वाक़यात को, हादसा को रोका जाए। बहुत शुक्रिया। MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अशरफ जान कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रहनुमा अगवान सीनियर, अवां जी वॾी महिरबानी सीनियर कानूनदान, ऐं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन जो सीनियर अगवान सरदार यासीन आज़ाद साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ वक़्तु कढियो। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾनि अहम मौज़ुनि ते, पर तय आहे त वेंदे वेंदे अॼु वॾी अहम राति आहे। यकीनन ई बारगाह इलाही में जॾहिं बि हथु खणो त सरज़मीन पाकिस्तान जे लाइ, ख़ासि तौर ते सिंध जे पाणीअ जे लाइ ऐं सिंध में जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे ॾुकार जी, उन जे लाइ त अलाह करे त सिंध शाद ई आबाद हुजे ऐं सिंध में जेको पानी जो मसलो आहे उहो हल थी सघे। यकीनन ई अॼु मसाजिद में ऐं जिथे बि अवां मौजूदु हूंदव, पूरी दुनिया में जिथे बि हूंदव, तव्हां दरिया सिंध जे लाइ ज़रूरु दुआ कजो। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।